हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अचीवर्स एकेडमी। आज की वीडियो में हम लोग एस्टेट पीजीटी फिजिक्स 2024 का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग फर्स्ट 20 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, पहले आप वो वीडियो जरूर देखें। उसके बाद फिर हम लोग आज की वीडियो में नेक्स्ट 20 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो आज की वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में डिटेल में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपका स्टार्टिंग से क्या कंसेप्ट क्लियर हो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम लोग 12th क्लास की बुक में पढ़ते हैं भाई, जो हमारी फर्स्ट बुक है, यानी कि जो स्टार्टिंग के 8 चैप्टर हैं हमारे, वो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड ही है। तो वहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या पढ़ते हैं? तो फर्स्ट चैप्टर जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के कंसेप्ट को समझते हैं, तो वहाँ पे पढ़ेंगे कि जब चार्ज पार्टिकल हमारा रेस्ट पोजीशन में होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो वहां पे हम लोग ये कंसेप्ट मानते हैं या फिर जो समझते हैं कि जब चार्ज पार्टिकल हमारा किसी कंडक्टर के अंदर मोशन करता है, यानी कि चार्ज पार्टिकल के चलने से कंडक्टर के अंदर हमें क्या मिलता है भाई? करंट मिलता है। ये हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो हम लोग वहां पे पढ़ेंगे। फिर हम लोग क्या है भाई, इस वायर के या कंडक्टर के बाहर आते हैं, यानी कि जब चार्ज पार्टिकल हमारा मोशन करता है, यहाँ पे पढ़ेंगे, जब चार्ज पार्टिकल हमारा मोशन करता है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी वहां पे, ठीक है, यानी कि उसका एक्सेलेरेशन वहां पे हमारा क्या रहेगा? जीरो। तो चार्ज पार्टिकल जब हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है, तो वो उस कंडक्टर के चारों तरफ क्या भाई, मैग्नेटिक फील्ड को भी क्रिएट करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में वो मैग्नेटिक फील्ड को भी वहां पे क्रिएट करता है। ये कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म चैप्टर के अंदर। उसके बाद फिर हम लोग भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कंसेप्ट पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8 में, जहां पे हम लोग पढ़ते हैं कि जब चार्ज पार्टिकल हमारा एक्सेलरेटेड मोशन करता है, तो वो साथ में क्या है भाई, एनर्जी को भी प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड और प्लस साथ में एनर्जी। तो ये जो हमारी आई है भाई, ये हमारी इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है हमारी, वो ट्रांसवर्स इस नेचर होती है, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, यानी कि जिस डायरेक्शन में हमारी क्या है, वेव मोशन कर रही है, ठीक है, तो वहां पे हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, ये तीनों ही एक दूसरे के यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर मोशन होता है। तो वेव का मोशन परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेट के और मैग्नेटिक के, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जो वेव का मोशन है, वो तीनों एक दूसरे के यहाँ पे परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं। फिर हम लोगों ने वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्पेक्ट्रम भी पढ़ा है भाई, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ आपको मैं। रेडियो वेव है हमारी, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं दैट इज माइक्रोवेव, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इंफ्रारेड वेव, फिर हमारा आता है विजिबल रीजन, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अल्ट्रा वायलेट रे, फिर हम लोग पढ़ते हैं एक्सरे, और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं भाई दैट इज गामा रे। तो रेडियो वेव की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होती है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है भाई, वो क्या है, सबसे कम होती है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, तो आपकी जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ आपकी कम होती रहेगी, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है हमारी, वो क्या है, ज्यादा होती रहेगी। तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है भाई, E इज इक्वल टू एच म्यू, या एच फ्रीक्वेंसी वाला होता है। तो यानी कि जिस भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, वो हमारी मोस्ट एनर्जेटिक हमारी क्या है, वेव रहेगी। तो जो हमारी गामा रे है यहाँ पे, गामा रे हमारी क्या है, मोस्ट पावरफुल हमारी जो रेडिएशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर। तो ये हमारा कुछ ब्रीफ सा कंसेप्ट है। अब हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्या क्वेश्चन दे रखा है? दीज वेव शो द इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन। तो ये हम लोग भाई विजिबल रेंज के अंदर पढ़ते हैं, यानी कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। यानी कि जब लाइट को हम लोग, यानी कि जो हमारी सनलाइट है, जो हमारी विजिबल रीजन है, उसमें जब लाइट को एज ए वेव मान के चलते हैं, तो लाइट इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन के इफेक्ट को शो करती है। ये हमारा सही प्रॉपर्टी है। In these waves, the oscillating electric and magnetic field are in the same phase and perpendicular to each other. ये सेम फेज में चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और ये तीनों ही एक दूसरे के यहाँ पे परपेंडिकुलर ऑसिलेट करेंगे। तो ये भी हमारा क्या यहाँ पे इसकी ठीक स्टेटमेंट है। These waves are produced by an accelerating charge.
तो हमारा जो चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट करेगा तभी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है। तो ये तीनों ही ऑप्शन हमारे ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे नोट ए प्रॉपर्टी, तो वो हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। दीज वेव कैन बी डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई ये हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से क्या है भाई, डिफ्लेक्ट होती है, ये हमारा सही नहीं है, क्योंकि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो न्यूट्रल होती है, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। तो जब चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 111 का ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। तो हम थोड़ा सा साथ में क्वेश्चन के साथ में उसकी थ्योरी का भी एक्सप्लेनेशन पढ़ते चलेंगे, ताकि अगर इनसे रिलेटेड अगर कोई और क्वेश्चन आता है अगले एग्जाम में तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा भाई सोल्व करना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एन आइडियल एयर कोर solenoid has a radius of 2.0 centimeter, a length of 12 centimeter and the number of turn आपको दे रखी है यहाँ पे 9000। The solenoid carries a current of 2.0 ampere. The energy stored in solenoid। तो हम लोगों ने मैग्नेटिज्म चैप्टर के अंदर पढ़ा है भाई कि अगर हम किसी भी सोलिनोइड के अंदर आई करंट को पास करते हैं, तो हम लोगों ने वहां पे पढ़ा है कि सोलिनोइड के इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला रहता है म्यू नोट एन आई रहता है, कि फिर भाई स्मॉल एन को हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ जो हमारे सोलिनोइड की रहती है इनटू में करंट। एक तो हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है। और जब हम लोग वहां पे इंडक्टर के कंसेप्ट को पढ़ते हैं, ठीक है, तो यानी कि भाई इंडक्टर के अंदर हमारी कितनी एनर्जी स्टोर्ड रहती है इन द फॉर्मेट ऑफ सोलिनोइड, वहां पे हमारा जो फॉर्मूला रहेगा, जो मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, यू बी इज इक्वल टू वो रहता है मेरा, दैट इज 1/2 एल आई स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला रहता है। और वहां पे फिर हम लोग क्या भाई एनर्जी डेंसिटी भी पढ़ते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी का मेरे पास क्या फॉर्मूला रहता है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम जो रहेगी भाई वो रहती है मेरी, दैट इज बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 म्यू नोट। यानी कि जो हमारी सोलेनोइड के अंदर या इंडक्टर के अंदर जो हमारी एनर्जी स्टोर रहती है वो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मेट में रहती है। कैपेसिटर के अंदर हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मेट में एनर्जी। तो हमारे पास जो एनर्जी है, एनर्जी स्टोर्ड इन सोलिनोइड, इसका जो मेरे पास फॉर्मूला है भाई क्वेश्चन की फॉर्मेट में ये है 1/2 दैट इज एल आई स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे क्या है भाई, करंट की वैल्यू तो दे रखी है, तो करंट हमारे पास है सोलिनोइड में दैट इज 2.0 एम्पियर। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या है भाई, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू निकालनी है सोलिनोइड के लिए। तो जो एल का मेरे पास फॉर्मूला रहता है सेल्फ इंडक्टेंस का, वो वाला फॉर्मूला मेरे पास रहता है दैट इज म्यू नोट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। ये वाला फॉर्मूला भी यूज करते हैं। और अगर आप यहाँ पे छोटे वाले एन की फॉर्मेट में अगर इसको लिखोगे तो म्यू नोट हमारा क्या रहेगा एन स्क्वायर ए इंटू में एल। तो ये हमारी नंबर डेंसिटी यानी कि नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लेके चलेंगे भाई। तो आपको यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न कैपिटल एन की वैल्यू दे रखी है 9000। और आपको यहाँ पे लेंथ जो डिफाइन कर रखी है सोलिनोइड की वो दे रखी है दैट इज 12 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालना है भाई, एरिया। तो एरिया के लिए आपको यहाँ पे रेडियस दे रखी है। तो यहाँ पे जो टन का एरिया होगा हमारा, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया जो रहेगा सोलिनोइड का, वो हम कैसे निकालेंगे, दैट इज पाई आर स्क्वायर से। तो आपके पास यहाँ पे पाई की वैल्यू है, रेडियस आपको दे रखी है दैट इज 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर यानी कि 2/100 और 2/100 ये हो जाएगा भाई यहाँ पे, ठीक है। यानी कि आपका जो यहाँ पे एरिया निकलेगा सोलिनोइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज 4 इंटू में 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो अब आपके पास भाई सब चीजें हैं, या इसकी वैल्यू पुट करके सबसे पहले आप यहाँ पे क्या है सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे। तो म्यू नॉट की वैल्यू हम लोग लिखेंगे 4 इंटू 10⁻⁷ एन स्क्वायर यानी कि 9000 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। और आपके पास जो एरिया की वैल्यू दे रखी है वो है 4 इंटू 10⁻⁴। और लेंथ की वैल्यू जो इन्होंने दे रखी है भाई वो आपको दे रखी है दैट इज 12 सेंटीमीटर, यानी कि इसको लिख लेंगे 12/100 मीटर, यानी कि 0.12। तो जब आप इसको यहाँ पे सोल्व आउट करते हो तो सोल्व करने के बाद जो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू यहाँ पे रहेगी उसकी वैल्यू आती है दैट इज 1.066 हेनरी, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे एल आ गया है। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, एनर्जी स्टोर। तो यूबी की वैल्यू जो मेरे पास होगी दैट इज 1/2 एल आई स्क्वायर। तो अभी मैं कैलकुलेशन स्किप कर रहा हूं भाई, अभी आपको मैं थ्योरी और इसका कंसेप्ट बता रहा हूं कि क्वेश्चन हमारा किस तरीके से सोल्व होगा। तो 1/2 इंटू में 1.066 और करंट की वैल्यू आपको दे रखी है भाई दैट इज 2। तो 2 का स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे 4। तो जब हम लोग इसको सोल्व आउट करते हैं तो सोलिनोइड के अंदर हमारी कितनी एनर्जी स्टोर्ड है यहाँ पे
132 जूल। ठीक है, ये हमारा इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है भाई। तो 112 का जो मेरे पास आंसर रहेगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ये इसका क्या है, इसका आंसर रहेगा। ठीक है, बाकी आपको ये जो फॉर्मूले मैंने बताए हैं वो आपको अगले वाले एग्जाम के लिए माइंड में रखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113 देखिए क्या है भाई। ए व्हील ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर हैज ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5 kg पर मीटर स्क्वायर। तो एक हमारे पास व्हील है, उसकी रेडियस उन्होंने 60 सेंटीमीटर दे रखी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, ए कांस्टेंट फोर्स ऑफ 60 न्यूटन इज अप्लाइड टेंजेंट टू दी रिम। यानी कि हमारे पास एक व्हील है जिसकी जो इन्होंने रेडियस यहाँ पे दे रखी है भाई, वो है हमारे पास दैट इज 60 सेंटीमीटर। यानी कि अगर इसको मीटर में लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, दैट इज 0.6 मीटर। तो यहाँ पे जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आपको दे रखा है, दैट इज 5 kg मीटर स्क्वायर। और इसके ऊपर क्या है, कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रही है भाई यहाँ पे। ठीक है, और वो इन्होंने कितनी दे रखी है, दैट इज 60 न्यूटन इज अप्लाइड टेंजेंट टू दी रिंग। तो अज्यूमिंग इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अब ये जो हमारा व्हील है इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है भाई वो इन्होंने 0 दे रखी है। तो आपको यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू बतानी है इन 4 सेकेंड। तो इसको हम लोग थोड़ा सा ट्रांसलेशन मोशन के साथ में पढ़ेंगे तो आपको ये इजीली समझ में आएगा भाई। ठीक है, तो हम लोग ट्रांसलेशन मोशन के अंदर जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हो तो वहां पे भाई हमारा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज फोर्स इनटू में एफ डी कोस थीटा रहता है। अगर फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अगर हमारी क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो भाई कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 1। तो एफ डी मेरे पास सिंपली ये फॉर्मूला रहता है। ठीक है, तो वैसे ही रोटेशनल मोशन के अंदर जब हम लोग वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, तो रोटेशनल मोशन के अंदर जब हम लोग वर्क डन निकालेंगे तो फोर्स हमारी यहाँ पे कौन सी रहेगी भाई, रोटेशनल वाली फोर्स दैट इज टोक। और डिस्प्लेसमेंट हमारी यहाँ पे क्या रहेगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो कितनी ट्रेवल करता है। तो आपको बेसिकली यहाँ पे भाई सबसे पहले टोक निकालना है। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको भाई यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालनी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। तो अगर इसके ऊपर, अगर इसकी रेडियस यहाँ पे आर है, इसके ऊपर फोर्स जो लग रहा है भाई वो एफ है, तो जो मेरे पास टोक का फॉर्मूला होता है भाई, ठीक है, यानी कि जो हमारा फोर्स लगेगी रोटेशनल मोशन में वो रहती है दैट इज आर क्रॉस एफ फॉर्मेट में। ठीक है, यानी कि अगर इसको हम लिखेंगे दैट इज आर एफ साइन थीटा। अब यहाँ पे जो फोर्स और जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर फॉर्मेट में है, तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो यानी कि अगर हम इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्मेट में लिखेंगे तो रोटेशनल मोशन के अंदर जो हमारा फोर्स लग रहा है दैट इज आर इंटू में एफ, ये हमारे यहाँ पे निकल के आया है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो आर आपको दे रखी है दैट इज 6/10, और आपके पास जो कांस्टेंट फोर्स की वैल्यू दे रखी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो 60 है। तो यानी कि यहाँ पे आपके पास जो फोर्स आई है भाई वो कितनी आई है, दैट इज 36 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास टॉर्क की वैल्यू निकल गई। अब आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालनी है भाई। इसको हम लोग देखो दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके से इसका व्यू दे दूंगा। या तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल लो भाई। अब जब ये हमारा व्हील रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट हुआ है तो 4 सेकंड बाद वो कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा एंगुलर, तो हम लोग यहाँ पे निकालते थे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे हम लोग निकालेंगे भाई दैट इज थीटा इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस 1/2, और ये आ जाएगा भाई आपके पास दैट इज अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे कंसेप्ट बनेगा। तो सबसे पहले अब आपके पास देखो, अगर ये हमारा रिम रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो आपकी यहाँ पे इनिशियल जो एंगुलर वेलोसिटी है वो 0 है। टाइम आपको यहाँ पे 4 सेकंड दे रखा है। अब आपके पास यहाँ पे क्या भी अल्फा नहीं है, तो जैसे एफ इज इक्वल टू हमारा क्या रहता है, एम में होता है, तो वैसे ही भाई टोक हमारा जो रहता है, एक तो हमारा फॉर्मूला है ये जो ट्रांसलेशनल जो फोर्स रहती है उसका रिलेशन होता है टोक का ये वाला, और एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं भाई एफ इज इक्वल टू एम ए से। तो एम की जगह लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एक्सेलेरेशन की जगह हमारा आएगा यहाँ पे एंगुलर एक्सेलेरेशन। यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आएगी भाई आपके पास, दैट इज टाउ डिवाइड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये आपका 36 है। और आपके पास यहाँ पे आई की जो वैल्यू इन्होंने दे रखी है वो दे रखी है भाई यहाँ पे दैट इज 5। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आ गया दैट इज रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास अल्फा की वैल्यू है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या है, सबसे पहले थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो ये तो आ गया आपके पास 0 प्लस 1/2 इंटू में
36 डिवाइड बाई 5 और टाइम आपको दे रखा है ये वाली चीज। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 16। इसको यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू आई है भाई 36 इंटू में 8 डिवाइड बाई 5 रेडियन। तो अब आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, आपके पास फोर्स है, तो 4 सेकंड के बाद जो वर्क डन हमारा यहाँ पे होगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई, दैट इज टाउ इंटू में थीटा। तो टाउ की वैल्यू आपके पास है 36 इंटू में 36 इंटू में 8 डिवाइड बाई 5। जब आप इसको सोल आउट करोगे तो सोल आउट करने के बाद जो इसका आंसर रहेगा वो कितना आ जाएगा भाई, दैट इज 2070 जूल। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो एक तरीका तो हमारे पास ये है भाई, ठीक है, ये हम लोग लगा सकते हैं। और दूसरा हमारे पास वर्क डन कैलकुलेट करने का एक तरीका और होता है, वो हम लोग पढ़ते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है, W इज इक्वल टू हमारा क्या रहता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या होगा, अगर रोटेशनल मोशन की बात करेंगे तो 1/2 काइनेटिक एनर्जी का जो मेरे पास फॉर्मूला रहता है दैट इज 1/2 mv स्क्वायर रहता है भाई ट्रांसलेशनल मोशन में। तो इसको कंपेरिजन करके हम लोग लिखेंगे तो 1/2 I ये हमारी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, माइनस 1/2 I ये हमारी क्या जाएगी भाई, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। तो इस फॉर्मूले का यूज करके भी हम लोग क्या है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हमारे पास जब व्हील क्या है वो रेस्ट से स्टार्ट होगा तो ये तो आपके पास जीरो रहेगी। तो अब आप क्या करोगे भाई, अगर आप इस मेथड से अगर क्वेश्चन को निकालोगे तो आपको फाइनल वेलोसिटी चाहिए। तो फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ से आएगा ओमेगा नोट प्लस अल्फा इंटू में टी। तो यहाँ से मेरे पास क्या है, तो जीरो है। अल्फा की वैल्यू हम लोग निकाल के आ चुके हैं भाई, वो कितनी 36/5 और टाइम की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है भाई, यहाँ पे 4 दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ से जब आप इसको सोल आउट करोगे तो 7/2 इंटू में 4, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी भाई दैट इज 28.8 रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। तो अब यहाँ से आप वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो 1/2, आपके पास आई की वैल्यू कितनी है भाई, दैट इज 5 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हम कितनी निकाल के आए हैं भाई यहाँ पे, दैट इज 28.8 का स्क्वायर। बाकी आप यहाँ पे ये 36 इंटू में 4/5 से भी कर सकते हो। तो जब आप इसको यहाँ पे सोल आउट करोगे तो सोल आउट करने के बाद जो आपका आंसर रहेगा भाई वो कितना, इतना ही आएगा भाई यहाँ पे। ठीक है, यानी कि नियरली जो हमारा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है वो हमारा कितना आंसर रहेगा भाई यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 113 का हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई यहाँ पे क्या है, A magnetic force does not change the kinetic energy of the charged particle। और सेकंड स्टेटमेंट है the work done by a magnetic field on a moving charge particle is always zero। तो इन दोनों को स्टेटमेंट को समझेंगे भाई। अगर किसी रीजन में अगर हमारी क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है तो इनकी कुछ प्रॉपर्टी है जो आपको डायरेक्ट ध्यान में रखनी है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है भाई, किसी भी चार्ज पार्टिकल को, चार्ज पार्टिकल को क्या है भाई, एक्सेलरेट कर सकता है, एक्सेलरेट कर सकता है, बट क्या है भाई उसको घुमा नहीं सकता, घुमा नहीं सकता। इसका हम लोग कंसेप्ट पढ़ते हैं, क्योंकि जब हम फोर्स की वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं तो F इज इक्वल टू मेरी क्या रहती है भाई यहाँ पे, F इज इक्वल टू QE फॉर्मेट में रहती है। ठीक है, अगर चार्ज पार्टिकल हमारा पॉजिटिव है तो जिस डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। अगर चार्ज पार्टिकल अगर हमारा यहाँ पे नेगेटिव में है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में लगेगी। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्या है भाई, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकता है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी चेंज कर सकता है, ठीक है, बट उसको घुमा नहीं सकता। और मैग्नेटिक फील्ड के केस में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर सकता है बट उसको घुमा सकता है भाई। ये हम लोग तब केस पढ़ते हैं जब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे फोर्स निकालते हैं हम लोग Q V क्रॉस B से, तो जब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वो क्या है भाई वहां पे घूम जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को घुमाएगा। अगर किसी रीजन में ये है तो फिर उस हिसाब से भाई हम लोग क्या है, फिर
हम वेलोसिटी सिलेक्टर भी यूज करते हैं, या फिर भाई इसको साइक्लोट्रॉन के अंदर भी यूज करते हैं, तो वो हमारी सिचुएशन रहती है। अब आप इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं और फिर हम लोग इसको समझते हैं भाई। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, ये हमारी मैग्नेटिक फोर्स से रिलेटेड है। मैग्नेटिक फोर्स डज नॉट चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो ये हमारी बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है भाई। अब हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड के केस में क्या है, क्या पढ़ा है, चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगी तो उसका फॉर्मूला मेरे पास क्या रहता है, क्यू वी क्रॉस बी रहता है भाई। तो यानी कि यहाँ पे जो मेरे पास फोर्स लगेगी वो फोर्स परपेंडिकुलर होगी भाई वेलोसिटी के भी और मैग्नेटिक फील्ड के भी। यानी कि वी क्रॉस बी जो हमारा प्लेन बनेगा उसके फोर्स परपेंडिकुलर रहेगी, जो हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर पढ़ते हैं। यानी कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है इसको मैं बी से, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर है भाई किसके, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के, इट मींस उसकी डिस्प्लेसमेंट के। यानी कि फोर्स जो यहाँ पे है वो परपेंडिकुलर रहेगी डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो हमारे पास जो वर्क डन का फॉर्मूला रहता है वो रहता है भाई एफ डी कोस थीटा। तो यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लग रही है और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए ठीक है क्या है भाई, मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा किया गया काम चार्ज पार्टिकल के ऊपर वो कितना है, 0। अगर हमारा वर्क डन भाई, वर्क डन जो है हमारा मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा अगर वो कितना है, 0, तो हम लोगों ने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ रखी है। तो W इज इक्वल टू क्या रहता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस का इनिशियल। तो अगर मैग्नेटिक फोर्स ने काम 0 किया है, इट मींस चार्ज पार्टिकल की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वो उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर। यानी कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल हमारा मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो भाई क्या है, उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है, वो सिर्फ उसको घुमा सकता है, एक्सेलरेट नहीं करेगा। यानी कि अगर इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के बराबर है तो यानी कि भाई मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर सकती। तो ये पहली जो हमारी स्टेटमेंट है वो ठीक है। और दूसरी स्टेटमेंट इन्होंने क्या दे रखी है, द वर्क डन बाई मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इज 0। ये मैंने हम लोगों ने कर ही दिया है भाई कि जो वर्क डन होगा हमारा मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा चार्ज पार्टिकल के ऊपर वो 0 रहेगा। क्यों, क्योंकि जो फोर्स उस चार्ज पार्टिकल पे लग रही है, फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेगी यहाँ पे। तो हमारी जो दोनों स्टेटमेंट है भाई, ये इस क्वेश्चन की दोनों स्टेटमेंट हमारी क्या है यहाँ पे ठीक है, ठीक है। हाँ, अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो भाई वो क्या है, उसके ऊपर काम करेगी, तो एक्सेलरेट कर सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये हमारा कंसेप्ट है, ठीक है। तो 114 नंबर का हमारे पास जो यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है भाई, एक मिनट, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, फॉर ए सिंपल पेंडुलम द लेंथ एंड द टाइम पीरियड आर मेजर्ड विद 2% एंड 3% एरर रिस्पेक्टिवली। तो आपका भी क्या बताना है, द परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी। तो सबसे पहले हमारे पास जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला रहता है भाई सिंपल पेंडुलम के लिए, उसकी वैल्यू रहती है दैट इज 2 पाई रूट एल अपॉन जी। तो ये जो हमारा बेसिकली क्वेश्चन है भाई, ये हमारा एरर से रिलेटेड है। तो आपको यहाँ पे परसेंटेज एरर बतानी है मेजरमेंट इन जी। तो सबसे पहले जी की वैल्यू एक साइड लेंगे, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी। तो जी की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास कितनी आ जाएगी, दैट इज 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग भाई रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं, तो डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल टू, ये क्या जाएगा भाई आपका, दैट इज डेल्टा एल अपॉन एल प्लस जो 2 पावर है वो टाइम में आगे जाएगी डेल्टा टी अपॉन टी। फिर आप क्या भाई परसेंटेज एरर निकालनी है, तो आप दोनों तरफ क्या करोगे भाई, यहाँ पे 100% से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ से यानी कि जी के अंदर जो मेरी परसेंटेज एरर आएगी वो कितनी आएगी, एल की परसेंटेज एरर प्लस 2 इंटू में टी में कितनी हमारी परसेंटेज एरर है। तो यहाँ पे जो लेंथ में दे रखी है वो आपको 2% दे रखी है, प्लस 2 इंटू में टाइम में कितनी दे रखी है आपको यहाँ पे 3%। तो यानी कि भाई 2% प्लस 6%। तो यानी कि जी मेजरमेंट में भाई क्या है हमारी 8% एरर रहेगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा कंसेप्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 115 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे यहाँ पे क्या है भाई, द ओपन पैराशूट ऑफ ए एक्सपीरियंस ड्यू टू
अच्छा, द ओपन पैराशूट ऑफ ए experience due to air friction a negative acceleration beside the acceleration by the gravity। यानी कि भाई हमारा पैराशूट है, ठीक है, अगर वो हमारा क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, तो इन्होंने क्या बोला इसके ऊपर एक नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ठीक है, जिसकी वैल्यू उन्होंने दे रखी है यहाँ पे भाई a इज इक्वल टू माइनस का बी वी स्केयर, जहाँ पे b हमारी कांस्टेंट वैल्यू उन्होंने दे रखी है। तो हिज कांस्टेंट फाइनल वेलोसिटी, तो आपके यहाँ पे क्या है भाई फाइनल वेलोसिटी बतानी है कितनी होगी, तो कांस्टेंट फाइनल वेलोसिटी मींस उसकी क्या है भाई टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी। तो यानी कि अगर पैराशूट फाइनल यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी के साथ में अगर वो नीचे आएगा, इट मींस उसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगी भाई, नेट फोर्स उसके ऊपर कितनी लगनी चाहिए भाई 0। यानी कि नेट फोर्स का मतलब क्या है, उस पैराशूट के ऊपर जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो 0 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो एक्सेलरेशन लग रहे हैं भाई, एक हमारा ग्रेविटी की वजह से लग रहा है और एक हमारा एयर फ्रिक्शन की वजह से लग रहा है। तो यानी कि दोनों को हम लोगों को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। इन टोटल जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो पैराशूट पे 0 होना चाहिए। बस ये इसका सिंपली सा कंसेप्ट है, इनका यूज करके अब आप क्या है यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी निकाल लोगे, ठीक है। तो ये हमारा है पे g, और यहाँ पे जो इन्होंने इसकी वैल्यू दे रखी भाई वो दे रखी आपको माइनस का बी वी स्केयर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा g इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई दैट इज बी वी स्केयर। तो यहाँ से वी स्केयर की वैल्यू क्या आ गई भाई दैट इज g अपॉन बी। तो यानी कि यहाँ से उस पैराशूट की जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी उसकी वैल्यू आएगी दैट इज g अपॉन बी। तो g की वैल्यू हम लोग यहाँ पे कितनी लेके चलेंगे 9.8, और b की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे दैट इज 0.2। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल यानी कि रूट 49। तो यानी कि जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी भाई पैराशूट की, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी होगी भाई कांस्टेंट वाई फाइनल वेलोसिटी दैट इज 7.0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यानी कि जब वो हमारा नीचे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में आएगा, इट मीन उसके ऊपर नेट फोर्स या नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होगी। इस कंसेप्ट से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो 116 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए भाई हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक आपको यहाँ पे क्या दे रखी है, यूनिफॉर्म थिन बार ऑफ मास 6 kg एंड लेंथ 2.4 मीटर इज बेंट टू मेक एन इक्विलेटरल हेक्सागन। ठीक है भाई, एक हमारे पास थिन बार है जिसका मास 6 किलोग्राम है और जिसकी टोटल लेंथ दे रखी है भाई आपका यहाँ पे 2.4 मीटर। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ हेक्सागन आपको बताना है भाई। तो आपके पास एक थिन बार है, उसकी पहले आप बना लीजिए यहाँ पे एक हेक्सागन, यानी कि आपकी बेंजीन टाइप की रिंग बन जाएगी, ठीक है। अगर टोटल लेंथ अगर हमारी यानी कि तो अगर हर एक की अगर लेंथ यहाँ पे अगर एल लेके चलेंगे, ठीक है, तो यानी कि जो टोटल लेंथ है आपकी यहाँ पे हेक्सागन की वो दे रखी है आपको 2.4 मीटर। यानी कि हर एक की जो लेंथ मेरे पास आएगी दैट इज 2.4 डिवाइड बाई 6। तो हर एक यहाँ पे हर एक जो हमारे यहाँ हम लोगों ने बनाया है इसका पोर्शन भाई, हर एक साइड की जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी 0.4 मीटर। तो यानी कि लेंथ आ गई है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है भाई, अगर हमारी इक्विलेटरल हेक्सागन है सेंटर में होगा, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे हमारी पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम लोग इसकी वैल्यू को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो ये वाली लेंथ भी हमारे पास एल होगी, ये भी हमारे पास एल होगी। तो अगर हमें यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसके सेंटर ऑफ मास से निकलते हुए ऐसे करके, ठीक है, इस तरीके से निकलेगा भाई। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या करेगी, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक साइड के लिए बात करेंगे। तो अगर हम लोग सिंपल अगर एक साइड की यहाँ पे बात करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे भाई, इस साइड का सेंटर ऑफ मास के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर ये हमारा एक अगर हम एक साइड लेके चल रहे हैं ए और बी, तो इसका सेंटर ऑफ मास हमारा यहाँ पे होगा, बीच में होगा, ठीक है। तो इसके केस में एक साइड के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है भाई, ठीक है, उसकी वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी हमारे पास, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ भाई मैं, दैट इज 1/2 m। अगर इसका मास अच्छा ये 6 किलो दे रखा है भाई, इसको लिख लेते हैं। तो जो
टोटल हमारी साइड है वो हमारी 6 है, तो हर एक का जो मेरे पास यहाँ पे मास हो जाएगा भाई वो कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे हर एक साइड का वो 1 किलोग्राम हो जाएगा। तो अब ये जो ए बी साइड है मेरी हेक्सागन की, उसका मास कितना है 1 किलोग्राम, और यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आएगी दैट इज एम एल स्क्वायर। ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा भाई पहले तो, ठीक है। जो इसकी साइड हम है, साइड की वैल्यू हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं, 0.4 मीटर आएगी। फिर अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास के थ्रू वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे क्या है, इस डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी भाई, ठीक है। लेट्स से इसको मैं पी से डिनोट कर देता हूँ, तो ओपी की वैल्यू आपको चाहिएगी, तब जाके फिर हम लोग क्या है पैरेलल एक्सिस थ्योरम से वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे भाई यहाँ पे, ठीक है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हमारा, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी होगी थ्रू सेंटर ऑफ मास, तो वो होगी भाई इस साइड का सेंटर ऑफ मास के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस हमारा क्या रहेगा मास ऑफ दैट साइड, और इन दोनों के बीच में यानी कि जो हमारा सेंटर ऑफ मास है जहां से हम टोटल वैल्यू निकालेंगे और इस साइड के बीच की जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग आर से डिनोट कर रहे हैं। इस आर की वैल्यू निकाल दीजिए भाई, ये हमारी एक साइड की निकलेगी, फिर हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 की 6 साइड की यहाँ पे निकल जाएगी, ठीक है। तो अब हमारे पास एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी भाई यहाँ पे, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी बनेगी हमारे पास, दैट इज ओ पी ए। तो यहाँ पे आप इसका यूज करके भाई, तो हम लोग अगर यहाँ पे यूज करते हैं, ये हमारी इक्विलेटर ट्रायंगल है, तो ये वाला जो एंगल है आपका है 60 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। तो अगर ये आपका यहाँ पे 60 डिग्री एंगल बनेगा, तो साइन 60 की वैल्यू जो मेरे पास रहेगी वो क्या रहेगी, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एल। तो यहाँ से मेरे पास जो ये आर की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी भाई, दैट इज एल साइन 60 डिग्री, यानी कि साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू में एल। एल की वैल्यू हम लोगों ने निकाली भी है, तो हम लोग इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेंगे भाई, तो आर इज इक्वल टू √3/2 इंटू में एल की वैल्यू जो है वो है 0.4, यानी कि 0.2√3, ठीक है। ये मीटर में हमारे पास आ गई है, ठीक है। तो एक साइड के लिए हम लोग निकालेंगे, तो एक साइड का जो मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा यहाँ पे फॉर वन साइड, ठीक है, सेंटर ऑफ मास के थ्रू, उसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी भाई, आई इज इक्वल टू आई सी एम। तो ये मेरे पास वैल्यू आई है दैट इज 1/2 एम एल स्क्वेयर, और प्लस कर देंगे भाई एम, और हमारे पास जो आर की वैल्यू आई है वो कितनी आई है यहाँ पे, दैट इज √2.2√3 का स्केल। तो इसको आपको यहाँ पे क्या अभी सोल्व करना है, ठीक है। तो जब आप इसको यहाँ पे सोल्व आउट करते हो तो ये रहेगा, और फिर अगर हम टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे भाई, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, हेक्सागन का थ्रू सेंटर ऑफ मास, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई, आई टोटल अगर हम लोग निकालूंगा तो 6 से मल्टीप्लाई और कर देंगे भाई एक साइड के थ्रू जो वैल्यू आई है, ठीक है। अब हमें इसमें इसकी वैल्यू को पुट करके इसको सोल आउट हमें यहाँ पे करना है। हाँ, इसको ऐसे कर सकते हो भाई, इसकी वैल्यू को आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लो कि ये जो मेरे पास वैल्यू आई है √3/2 इंटू में हमारा एल इसका स्क्वेयर है, तो ये बनेगा आपके पास 1/2 एम एल स्क्वेयर, प्लस ये हमारा एम है, ये बनेगा 3 एल स्क्वेयर डिवाइड बाई ये 4 बन जाएगा भाई, ठीक है। अब इनका जब आप एलसीएम लेके सोल्व आउट करोगे तो ये आंसर बनेगा आपका यहाँ पे दैट इज 5 एम एल स्क्वेयर डिवाइड बाई ये बनेगा आपका यहाँ पे 6। तो एक साइड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आ गई है, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 6 इंटू 5/6 एम एल स्क्वेयर, तो 6 से 6 हमारा कैंसिल आउट होगा, तो 5 एम एल स्क्वेयर ये हमारे पास वैल्यू बनेगी, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा क्या आएगा भाई, थ्रू सेंटर ऑफ मास, ठीक है, जो परपेंडिकुलर है हमारा प्लेन के, तो 5 इंटू में मास हमारा क्या है भाई, एक साइड का 1 किलोग्राम, और एल की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली है 0.4 का स्क्वायर। तो जब आप इसको यहाँ पे सोल आउट करते हो, तो सोल आउट करने के बाद जो मेरा यहाँ पे आंसर रहेगा भाई, उसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे दैट इज 0.8 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी है बट कंसेप्ट हमारा यही बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 117 का जो मेरे पास आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। एक साइड का निकाल के 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे यहाँ पे क्या है,
ए बॉल ऑफ 100 ग्राम fall from a height of 5 meter and rebound to a height of 1.2 meter 1.25 meter if the time during which they are in contact with, तो वो कितना दे रखा है भाई 0.1 सेकेंड है। तो अब आपको यहाँ पे क्या है भाई फोर्स बतानी है, एवरेज फोर्स बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड। तो बेसिकली ये जो हमारा क्वेश्चन है भाई ये न्यूटन के सेकंड लॉ के ऊपर बेस्ड है। तो वहां हम लोगों ने पढ़ा है भाई, तो अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हो किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो उसका जो हमारा वहां पे चेंज इन मोमेंटम होगा, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, ये आपको यहाँ पे क्या है फोर्स की वैल्यू यहाँ पे देने वाले। तो इस क्वेश्चन में हम लोग दो इंस्टेंसेस लेके चलेंगे। पहला हमारा क्या इंसिडेंट है, या फर्स्ट जो हमारा इवेंट है, बॉल है हमारी, ठीक है, जिसका यहाँ पे मास दे रखा है इन्होंने भाई, दैट इज 100 ग्राम। 100 ग्राम इट मीन्स 1/10 इंटू में केजी, यानी कि 0.1 किलोग्राम यहाँ पे इन्होंने दे रखा है मास। ये हमारी क्या है, किसी हाइट से बॉल नीचे गिरती है, ठीक है। तो अगर मैं इस नीचे वाली हाइट को प्लस ले लूं या माइनस ले लूं वो डिपेंड है भाई। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या है, इसकी फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो जब ये हमारी 5 मीटर हाइट से गिरती है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे भाई, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। हाइट यहाँ पे इन्होंने दे रखी कितनी, 5 मीटर। तो जब ये हमारी सरफेस से टकराएगी तो जस्ट टकराने से पहले इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी भाई। तो हमारा क्या यूज करेंगे, वी स्केयर माइनस का यू स्केयर इज इक्वल टू 2gS या 2gh हमारे यहाँ पे बनेगा। तो अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो v की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे कितनी आएगी भाई, दैट इज √2gh। तो टकराने से जस्ट पहले इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है, 2 इंटू में 10 इंटू में, और हाइट हमारी कितनी है यहाँ पे 5। तो ये हो जाएगा भाई आपका यहाँ पे दैट इज √100, यानी कि फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी है यहाँ पे, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हम सेकंड केस लेके चलेंगे। तो सेकंड केस में हमारा क्या है, जब ये बॉल टकरा के ऊपर जाती है तो अब हम लोग इसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी कि टकराने के जस्ट बाद इसकी इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि ये रिबाउंड होके ऊपर तक जाती है भाई। हाइट कितनी ट्रेवल करती है, 1.2 मीटर 1.25 मीटर ट्रेवल करती है। तो इस हाइट पे जाके इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। अब ये बॉल हमारी ऊपर जा रही है, इस केस में हमारी जी क्या लग रही है, नीचे की तरफ। तो इस केस में वी स्केयर माइनस का यू स्केयर इज इक्वल टू माइनस का 2gS हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी ऊपर है बॉल की और जी हमारा नीचे की तरफ लग रहा है। तो माइनस का यू स्केयर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 2gH। तो यहाँ से यानी कि एक तरीके से बॉल की फाइनल वेलोसिटी, ये हमारा फर्स्ट इंसिडेंट है। तो ये बॉल की इनिशियल वेलोसिटी है भाई 10 मीटर पर सेकेंड। और अब हम लोग जो यू की फॉर्मेट में निकाल रहे हैं, टकराने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भाई, दैट इज 2gH। तो 2 इंटू में 10 और ये आ गया भाई आपका 125 डिवाइड बाई 100। इसको हम लोगों को सोल्व करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आंसर बनेगा, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5, यानी कि जो बॉल फर्स्ट से टकराने के बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी भाई वो हो जाएगी आपके यहाँ पे दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम लोग फोर्स के कंसेप्ट को समझेंगे। तो इन्होंने अब क्या क्वेश्चन दे रखा है कि जब बॉल हमारी ऊपर से नीचे आती है तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे इसका इनिशियल मोमेंटम, और जब टकरा के वो ऊपर की तरफ जा रही है तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, इसका फाइनल मोमेंटम, ठीक है। और फोर्स कैसे निकालेंगे फिर हम लोग, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाई चेंज इन टाइम जो इन्होंने दे रखा है। अब देखो मोमेंटम की डायरेक्शन को अगर आप एक को प्लस मान लीजिए, ठीक है, और एक को नेगेटिव, यानी कि अगर मान लो बॉल अगर ऊपर की तरफ जा रही है, अगर मैं इसको प्लस मानता हूं तो जब ये बॉल नीचे की तरफ गिरेगी तो ये मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकालेंगे इसका इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, मास इंटू में वेलोसिटी, ठीक है। तो मास हमारे पास कितना है, 1/10, और ये नेगेटिव में होगा भाई। अगर आप पी आई को प्लस मानोगे तो जो ये आपका फाइनल मोमेंटम है वो आपका क्या हो जाएगा फिर, नेगेटिव में हो जाएगा। तो वहां पे बस हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा, इतना सा फर्क होगा भाई। तो इसलिए बस आंसर हमारा प्लस में हो, इसलिए जब बॉल हमारी ऊपर की तरफ जा रही है उस वेलोसिटी को मैंने पॉजिटिव ले लिया है, और जब बॉल हमारी नीचे की तरफ गिर रही है उसको मैंने नेगेटिव कंसीडर कर लिया। तो फाइनल वेलोसिटी मेरे पास कितनी है यहाँ पे, 10। तो यहाँ से आंसर आ गया भाई दैट इज 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये बॉल का क्या है, इनिशियल मोमेंटम है, और फाइनल मोमेंटम मेरा क्या होगा,
ये हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 1/10 और इंटू में आपका दे रखा 5, यानी कि 0.5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इन दोनों की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए फॉर्मूले में, तो फाइनल मोमेंटम कितना है 0.5 माइनस, और इनिशियल मोमेंटम कितना आपका माइनस का 1, डिवाइड बाई आपको टाइम कितना दे रखा है 0.1। टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट की वैल्यू आपको 0.1 दे रखी है, इट मींस 1.5 डिवाइड बाई 0.1। तो इस टाइम के अंदर उसके ऊपर कितना हमारे पास फोर्स लग रहा है भाई, दैट इज 15 न्यूटन। तो जो एवरेज फोर्स है हमारा 0.1 सेकंड के बीच में जो लग रहा है, ठीक है, बॉल और ग्राउंड के बीच में, उसकी वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पे, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 15 न्यूटन हमारा यहाँ पे क्या है, फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट हैव ए यूनिट। तो इसका आंसर मेरे पास क्या रहेगा भाई, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं। तो रिलेटिव ऑफ डेंसिटी हम लोग 11th क्लास में पढ़ते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंदर। तो रिलेटिव डेंसिटी बेसिकली क्या होता है भाई, अगर जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को अगर पानी की डेंसिटी के साथ इक्वेट करते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री। 4 डिग्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर जो एक हमारी 4 डिग्री पे रहती है, वो क्या रहती है भाई 1 ग्राम पर सेंटी क्यूब लिख लीजिए, या फिर भाई क्या लिखते हैं 1000 किलोग्राम पर मिनट। यानी कि किसी भी सबस्टांस की जो डेंसिटी है उसको अगर हम लोग वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करते हैं, क्योंकि देखो भाई ये 1 हो गया ना, एक तरीके से ग्राम में लिखेंगे, तो अब मैं लिखता हूँ किसी भी सबस्टांस की जो रिलेटिव है भाई वो कितनी है 2.5। तो इट मीन्स इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है कि पानी की डेंसिटी से उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी 2.5 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट हम लोग इसका यूज़ करेंगे। तो जो हमारी रिलेटिव डेंसिटी होती है, ठीक है, उसकी हमारी क्या है, डेंसिटी डिवाइड बाई डेंसिटी, ये हमारी एक सिर्फ प्योर नंबर होता है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। राइबर्ग कांस्टेंट है भाई, ठीक है, ये हम लोग एटम चैप्टर के अंदर यूज करते हैं। जब हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन एक हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है, तो वहां पे हम लोग 1/λ इज इक्वल टू आर 1 ये हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो आर की हमारा राइबर्ग कांस्टेंट है, तो इसकी जो यूनिट रहती है वो क्या रहेगी भाई, पर मीटर रहेगी। प्रेशर ग्रेडियंट एक हम लोग पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज, ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है अगर कोई भी चीज अगर हमारी विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर चल रही है, तो यानी कि उसके डिवाइड में टाइम मिलेगा। और एक हम लोग पढ़ते हैं ग्रेडियंट ऑफ चेंज, एक हम लोग पढ़ते हैं भाई यहाँ पे दैट इज ग्रेडियंट ऑफ चेंज। तो ग्रेडियंट ऑफ चेंज का मतलब होता है कोई भी जो चीज है वो विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस अगर वेरी करती है, तो इस क्वेश्चन में हमें ये क्या दे रखा, प्रेशर ग्रेडियंट, यानी कि प्रेशर हमारा यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस के साथ वेरी करता मिलेगा भाई यहाँ पे हमारा। ठीक है, तो यानी कि प्रेशर हमारा यहाँ पे चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो प्रेशर की हमारे पास यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई हमारी मीटर और रहेगी यहाँ पे। ठीक है, तो ग्रेडियंट ऑफ चेंज हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसकी भी डायमेंशन रहेगी, एवोगैड्रो नंबर की भी क्या होती है भाई, पर मोल, जो हम लोग केमिस्ट्री के अंदर मेनली यूज करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 119 का ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ आइसोथर्मल इलास्टिसिटी ऑफ ए गैस टू इट्स एडियाबेटिक इलास्टिसिटी। तो ये जो हमारा बेसिकली क्वेश्चन है भाई, ये हमारा इलास्टिसिटी के ऊपर बेस्ड है। तो जो हमारी आइसोथर्मल, थोड़ा सा मैं आप इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ भाई, जो हमारी आइसोथर्मल इलास्टिसिटी होती है, इसका सिंपली सा मीनिंग क्या होता है भाई, कि हमारा किसी भी पर्टिकुलर हमारा कितना हमारा यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम चेंज कर रहा है, ठीक है, विद प्रेशर। अब आइसोथर्मल है, तो यहाँ पे कब करेंगे ये चीज, जब हमारा यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी में यानी कि वॉल्यूम चेंज हमें चेक करना है विद प्रेशर, टेम्परेचर कांस्टेंट में। और जो हमारी एडियाबैटिक इलास्टिसिटी होगी, तो एडियाबैटिक हम लोगों ने पढ़ी है भाई, यहाँ पे हमारा क्या होगा, वॉल्यूम चेंज विद प्रेशर, जब हमारा क्या है यहाँ पे
सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो हीट एक्सचेंज है वो हमारी क्या है भाई, हीट एक्सचेंज क्या है, जीरो होगी यहाँ पे। विदाउट हीट एक्सचेंज हम लोग यहाँ पे क्या है, चेंज कर मतलब पढ़ते हैं जब, तो वो हमारी क्या आती है, एडियाबैटिक इलास्टिसिटी विदाउट हीट एक्सचेंज। ठीक है, तो जो आइसोथर्मल इलास्टिसिटी है या जो इसका फॉर्मूला होता है, मैं आपको थोड़ा सा लिख रहा हूँ भाई, तो इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा ई थीटा से, जो हम लोग करते हैं, दैट इज आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। तो ई थीटा मेरा बेसिकली क्या होता है, माइनस का वी और चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाई चेंज इन वॉल्यूम, बेसिकली ये रहता है भाई। ठीक है, अब इसको एक तरीके से और मैं डिफाइन कर रहा हूँ ताकि आपको और इजीली समझ में आए। ऐसा एडियाबैटिक का लिख देते हैं, एडियाबैटिक जो इलास्टिसिटी रहेगी उसको मैं यहाँ पे ई फाई से डिनोट करूंगा, और इसकी वैल्यू होती है माइनस का वी चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाई चेंज इन वॉल्यूम। हम लोग इसको इस फॉर्मेट में पढ़ेंगे भाई, हम लोगों ने बल्क मॉडुलस को पढ़ा हुआ है। तो बल्क मॉडुलस हमारा क्या होता है, हमारा चेंज इन प्रेशर, यानी कि प्रेशर अप्लाइड करने के बाद डेल्टा वी अपॉन वी, ये फॉर्मेट में हम लोगों ने चीज पढ़ी हुई है। तो यानी कि जो हमारी ये आइसोथर्मल इलास्टिसिटी है और एडियाबैटिक इलास्टिसिटी है, यानी कि हमारा बल्क मॉडुलस के केस में, यानी कि अगर आप इसका बल्क मॉडुलस यहाँ पे निकाल दोगे, ठीक है, तो वो आपकी क्या है, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी की वैल्यू देगा। यानी कि ये जो आपका फॉर्मूला है और ये जो आपका फॉर्मूला है, ये दोनों सेम है। तो अब हम लोग को क्या करना है, आइसोथर्मल के लिए बल्क मॉडुलस की वैल्यू निकालनी है और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम लोगों ने इक्वेशन पढ़ी भाई, दैट इज पीवी इज इक्वल टू हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो। तो पी डी वी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का वी डी पी। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा भाई, डी पी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारा, डी वी अपॉन वी। इसकी वैल्यू जो मेरे पास निकल के आ रही है वो पी के बराबर आ रही है, यानी कि ये मेरी आइसोथर्मल इलास्टिसिटी की वैल्यू है, यानी कि बल्क मॉडुलस की जो वैल्यू हमारी आई है आइसोथर्मल प्रोसेस में, वही हमारी क्या है, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी की वैल्यू होगी। तो यहाँ से मेरे पास पी वैल्यू निकल के आई है। सेम प्रोसेस हम किसके लिए निकालेंगे भाई, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए निकालेंगे। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमारे पास क्या रहता है, पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको सोल्व आउट करिए तो ये क्या होगा, पी गामा आ जाएगा नीचे, और ये बनेगा आपका v गामा माइनस का 1 इंटू में डी वी प्लस ये v की पावर गामा रहेगा, ये आ जाएगा डी पी इज इक्वल टू जीरो। तो जब आप इस चीज की वैल्यू निकालोगे भाई, तो ई फाइव इज इक्वल टू माइनस का डी पी अपॉन डी वी अपॉन वी, इसकी वैल्यू जो यहाँ से निकल के आती है वो गामा पी के बराबर निकल के आएगी। ठीक है, ये हमारा रेशियो होता है भाई गामा बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, तो जब अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। रेशियो बताना है आइसोथर्मल इलास्टिसिटी का एडियाबैटिक इलास्टिसिटी के साथ में। तो आइसोथर्मल हमारी इलास्टिसिटी ई थीटा डिवाइड बाई ई फाई। ठीक है, तो ये पी रहेगा और ये आ जाएगा आपका गामा पी। तो यानी कि इन दोनों का जो आपका रेशियो है भाई वो आपकी वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे, दैट इज 1 अपॉन गामा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्या है भाई, बेसिकली इसका कंसेप्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 120 का मेरे पास ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये हमारे कंसेप्ट के साथ में हम लोग क्या भाई क्वेश्चन को स्टडी कर रहे हैं। तो हम अगले 10 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन और हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारा 121वां क्या स्टेटमेंट दे रहा है, वन ऑफ द फॉलोइंग विच इज द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग ए कोहेरेंट सोर्स बाय द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। तो बेसिकली हम लोग भाई ये चीज वेव ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग मानते हैं भाई जो लाइट है, ठीक है, लाइट का हमारा ड्यूल नेचर होता है। तो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में लाइट हमारी एज ए वेव की तरह काम करती है, और कहीं पे भाई क्या है उसको हम लोग पार्टिकल की तरह ट्रीट करते हैं। तो जहाँ पे हमारी लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करती है वो हमारे कौन कौन से एक्सपेरिमेंट है, एक तो है भाई हमारा यहाँ पे दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और एक हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं दैट इज कॉम्पटन इफेक्ट। यानी कि यहाँ पे जो हमारी लाइट है वो कंटिन्यूस फॉर्मेट में नहीं चलती, पैकेट ऑफ एनर्जी की फॉर्मेट में चलती है,
जहाँ पे हम E इज इक्वल टू एच फ्रीक्वेंसी के थ्रू उसकी वैल्यू निकालते हैं। और जहाँ पे हम लाइट को एज ए वेव मान के चलते हैं, तो वहाँ पे हम लोग कौन कौन से एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं भाई, एक हम लोग डिस्कस करते हैं दैट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, दूसरा हम लोग पढ़ते हैं भाई दैट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, और एक जो ट्रांसफर नेचर को वेरीफाई करता है दैट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो हमारा इंटरफेरेंस होता है, ठीक है, तो इंटरफेरेंस की जो हमारे पास नेसेसरी कंडीशन होती है वो क्या रहती है भाई, कि आपके जो जब दो सोर्स से लाइट आपस में सुपर इम्पोज करती है और उसका जो हमारा एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसमें हमें क्या है इक्वल इंटेंसिटी के डार्क एंड ब्राइट जो मैक्सिमा मिलते हैं, उसके लिए इंटरफेरेंस के लिए दो कोहेरेंट सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। कोहेरेंट सोर्स का मतलब क्या होता है, यानी कि वो सोर्स जो इक्वल वेवलेंथ इक्वल फ्रीक्वेंसी की क्या है लाइट एमिट करे, और जो एम्पलीट्यूड है भाई वो भी आपका क्या है नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड रहता है, ठीक है। या तो उनके बीच में हमारा जो फेज डिफरेंस है या तो होगा ही नहीं, या फिर भाई क्या है कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा उनके बीच में, ठीक है। तो कोहेरेंट सोर्स हम लोग वहां पे पढ़ते हैं। अब जो हमारा मेन क्वेश्चन है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि जो हमारा कोहेरेंट सोर्स है, कोहेरेंट सोर्स को प्रोड्यूस करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं भाई। कोहेरेंट सोर्स को प्रोड्यूस हम लोग जब किसी लाइट सोर्स से करते हैं, तो या तो हम लोग करेंगे भाई दैट इज डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट से, यानी कि लाइट का जो हमारा वेव फ्रंट है उसको हम लोग तोड़ते हैं, या फिर हम लोग भाई कोहेरेंट सोर्स बनाते हैं डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड से, जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है। तो जो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट है ये हमारा 12th क्लास के सिलेबस में है। तो यहाँ पे हम लोग कौन कौन से एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं जहाँ पे हम डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट को तोड़ के कोहेरेंट सोर्स बनाते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, एक हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं दैट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और हमारा एक होता है भाई इसमें फ्रेजनल बाइप्रिज्म, ये हमारे सिलेबस में नहीं बट ये हम लोग बीएससी में पढ़ते हैं भाई, ठीक है। हमारा रहेगा, और एक हमारा होता है लोइड मिरर, लोइड मिरर होता है एक तरीके से। ये जो हमारे पास ये चार फिनोमिना है, ठीक है, ये चार फिनोमिना में हम लोग क्या है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट का यूज करके कोहेरेंट सोर्स को बनाते हैं। और डिवीजन ऑफ जो हमारा एम्पलीट्यूड रहता है, इसमें हमारे दो एक्सपेरिमेंट है भाई, एक तो हमारा रहेगा यहाँ पे दैट इज न्यूटन रिंग, और एक हमारा रहता है भाई दैट इज माइकलसन इंटरफेरोमीटर, माइकलसन इंटरफेरोमीटर, ये सारे हम लोग भाई बैचलर डिग्री के अंदर पढ़ते हैं। तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज ए मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग कोहेरेंट सोर्सेज बाय द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस वाला, फ्रेजनल बाइप्रिज्म और लॉयड मिरर, इन तीनों में हम लोग क्या भाई डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट का यूज करते हैं। आई होप सो आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए भाई, तो 121 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। उसके बाद अगला देखिए हमारा क्या क्वेश्चन है भाई, द डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट आपको दे रखा है फॉर ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, उसकी वैल्यू आपको दे रखी है दैट इज 0.00231 पर डे। तो आपको यहाँ पे हाफ पीरियड और एवरेज पीरियड की वैल्यू बतानी है भाई। तो सिंपली भाई जब हम लोग लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डीके वगैरह पढ़ते हैं भाई, तो एन नोट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस का लैम्डा इंटू में टी। तो यहाँ पे जो बेसिकली लैम्डा होता है ये हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम डिसइंटीग्रेशन डीके डिफाइन करते हैं। तो वहाँ पे जब हम लोग पढ़ते हैं भाई, तो हाफ लाइफ का इसके साथ क्या रिलेशन होता है, तो जो हाफ लाइफ है भाई हमारी, हाफ लाइफ टी हाफ इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई, log 2 डिवाइड बाई लेमडा, या फिर इसको लिखते हैं दैट इज 0.693 इंटू में लेमडा। और जो मेरा यहाँ पे मीन लाइफ होती है भाई वो रेसिप्रोकल होता है हमारा, तो मीन लाइफ को यहाँ पे हम लिखेंगे टाउ से, मीन लाइफ, तो टाउ इज इक्वल टू रेसिप्रोकल रहता है 1 अपॉन लेमडा। ये दो डायरेक्ट फॉर्मूले हमें यहाँ पे यूज करने हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग क्या भी हाफ लाइफ की वैल्यू और एवरेज लाइफ की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो हाफ लाइफ टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई लैम्डा आपको दे रखा है 0.00231। सोल आउट करने के बाद इसका आंसर आया यहाँ से दैट इज 300 डेज। और जो आपका यहाँ पे बना है भाई मीन लाइफ, उसकी वैल्यू आएगी दैट इज 1 अपॉन 0.00231। इसको सोल आउट करने के बाद ये आ रहा है भाई दैट इज
432.9 डेज। ठीक है भाई, तो आपके दो फॉर्मूले ध्यान में रखने आगे के लिए। ठीक है, ये हमारा लॉ होता है, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डीके, जिसमें हम लोग एक्टिविटी वगैरह सब निकालते हैं भाई। ठीक है, बट इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारी इतनी ही एक्सेलरेशन हम रखेंगे भी, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या बनेगा, मैच द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो आपको यहाँ पे बतानी है भाई। तो बेसिकली ये जो आपको दे रखा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम ही दे रखा है। तो हम लोगों ने चीज़ डिस्कस कर ली है भाई। तो जो रेडियो वेव होती है, रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, फिर आपकी आती है विजिबल रीजन, और उसके बाद आती है अल्ट्रावायलेट रे, फिर आती है एक्सरे और गामा रे। तो गामा रे की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम रहेगी। ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे कम है, इसलिए सबसे कम पावरफुल रेडिएशन है रेडियो वेव। ठीक है, वेवलेंथ ज़्यादा होती है, और जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो क्या है भाई, सबसे ज़्यादा होती है। तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है E इज इक्वल टू एच म्यू एफ एच फ्रीक्वेंसी। तो जिस भी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो मोस्ट पावरफुल रेडिएशन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है भाई, बेसिकली वो प्रोडक्शन के हिसाब से दे रखा है। तो जैसे हमारी जो रेडियो जो विजिबल लाइट होती है, ये हम लोग एटम चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं कि जब हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे लोअर एनर्जी लेवल में जाता है, तो वही वो क्या है, उसी वेवलेंथ डिफरेंस का एक क्या है, फोटोन एमिट करता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका विजिबल लाइट, ठीक है, विजिबल लाइट का ऑप्शन नंबर क्या जो मैच करेगा वो 2 से करेगा। इलेक्ट्रॉन इन एटम एमिट लाइट व्हेन दे मूव फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, जिसका हम लोग फॉर्मूला भी निकालते हैं एच एफ इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन करके। ठीक है, ये हम लोगों ने एटम चैप्टर में पढ़ा हुआ है। ये चीज़ अगर आपको ध्यान में रहेगी तो मतलब सोलो रेडियो वेव क्या क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ये रहेगा भाई, रैपिड एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर। तो इसका मेरे पास क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सॉरी 4 के साथ ये हमारा मैच करेगी। अल्ट्रावोलेट जो हमारी रे होती है, इसके लिए हमारा यही है ऑप्शन नंबर 3rd। इनर सेल इलेक्ट्रॉन इन एन एटम मूविंग फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। ठीक है, और जो हमारी इंफ्रारेड होती है भाई, ये हमारी जिसको हम लोग हीट वेव भी बोलते हैं। ठीक है, वाइब्रेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो मैचिंग के हिसाब से जो इसका आंसर बनेगा भाई, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो आपको इनकी प्रोडक्शन ध्यान में रखनी है। अगली बार जब भी आप पेपर देने जाओगे तो आप एक बार इनकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और प्रोडक्शन, मेथड ऑफ प्रोडक्शन जरूर देख के जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 123 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, द वोल्टेज सप्लाइड टू ए सर्किट इज गिवन बाई, तो यहाँ पे इन्होंने वोल्टेज दे रखी है भाई, दैट इज वी नोट टी की पावर दैट इज 3/2, टी हमारा यहाँ पे टाइम है। तो आपके यहाँ पे क्या दे रखी है, द आरएमएस वैल्यू आपको बतानी है भाई। तो अल्टरनेटिंग करंट के अंदर हम लोग पढ़ते हैं भाई, हमारी एक आरएमएस वैल्यू होती है, एक हमारी एवरेज वैल्यू होती है। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू जो निकालने का मेरे पास फॉर्मूला होता है, आरएमएस वैल्यू का मतलब होता है एक तरीके से हमारी इफेक्टिव वैल्यू। तो हमारे घरों में जो वोल्टेज आती है भाई आरएमएस की, वो हमारी कितनी रहती है, 220 वोल्ट की। हालांकि जब हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे, वी आर एम एस जो हम लोग फॉर्मूले से प्रूफ करेंगे, वो रहती है वी नोट अपॉन रूट टू टाइम। यानी कि हमारे घरों में जो मैक्सिमम वोल्टेज आती है ना, वो आती है भाई लगभग 311 वोल्टेज की। बट हमारे लिए जो काम की होती है वो 220 वोल्टेज की रहती है। और हम इफेक्टिव वैल्यू क्यों डिफाइन करते हैं, क्योंकि जो पावर होती है भाई हमारी अल्टरनेटिंग करंट की, हमें उसको इक्वेट करना होता है पावर ऑफ डीसी के साथ में। अब घरों में आपको ये नहीं पता रहता कि कौन सा एसी डिवाइस से चल रहा है, कौन सा डीसी से डिवाइस से चल रहा है, क्योंकि हमारी अरेंजमेंट ऐसी है, जो हमारी इफेक्टिव वैल्यू है वो आपको पावर दे रही है डीसी करंट के बराबर, 220 वोल्टेज के बराबर जो है। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो आरएमएस वैल्यू जो हम लोग कैसे निकालते हैं भाई, वो हमारी क्या रहती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो जो भी आपको यहाँ पे वोल्टेज दी मिलेगी वी स्क्वायर इंटू में डी टी, उसको इंटीग्रेट करना है 0 टू टी, डिवाइड बाई आपका रहता है टाइम डिफरेंस। तो 0 टू टी इंटू में डी टी, ये आपका बेसिकली यहाँ पे फॉर्मूला है भाई। ठीक है, तो टाइम आपको यहाँ पे दे रखा है 0 से लेके 0 टू 1 सेकेंड। जो नीचे वाला अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वी आर एम एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर की वैल्यू है भाई आपके पास वी नोट टी की पावर 3, तो वी नोट
टी की पावर 3/2 का स्क्वायर इंटू में dt, ये आपको इंटीग्रेट करना है 0 टू t। और जो नीचे है भाई आपका ये आ गया है, dt को इंटीग्रेट करेंगे और ये आ जाएगा आपका यहाँ पे अकेला t ही आ जाएगा भाई, ठीक है। यानी कि dt t की पावर 0 बनेगा, तो t 0 टू 1, और इसका पूरे का आपको यहाँ पे क्या करना है, रूट करना है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे कंसेप्ट है। तो पी आर एम एस इज इक्वल टू, तो नीचे वाली चीज तो डिनोमिनेटर वाली तो हमारी 1 होगी। अब ये क्या बनेगा, देखो v का स्क्वायर हो गया और t की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो t की पावर 3 इंटू में dt, इसको आप इंटीग्रेट कर दो 0 टू t, और इसका आपको क्या करना है फिर भाई रूट। तो ये क्या हो गया, v स्क्वायर आपका हो गया, तो ये आपका बनेगा t की पावर 4/4, 0 टू 1 लिखना है और फिर रूट करना है भाई इसका। तो ये आ गया आपका v स्क्वायर, तो t की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1/4 बचेगा और ये रूट बचेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा v0/2, ठीक है। तो इसका जो मेरे पास आंसर आया है RMS की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर रहेगा, ठीक है भाई, ठीक है। और इसका आप एक फॉर्मूला और भी लिखते हैं भाई जो उसमें दे रखा है। अगर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला VRMS, अगर इसको मैं A और B की फॉर्मेट में लिखता हूं तो ये आ जाएगा आपका दैट इज √1/b माइनस का A, और ये आपको अब लिखना है उसके अंदर, दैट इज, यानी कि अगर आप टाइम की लिमिट को अगर A और B की फॉर्मेट में ले लोगे तो डिनोमिनेटर तो आपका 1 - 0 आ रहा है, यानी कि b माइनस ए, ये भी लिख सकते हो भाई v स्क्वायर इंटू में dt, और जो v आपका ये टाइम उसकी फॉर्मेट में दिया मिलेगा तो आप इसको ऐसे लिख लो, यानी कि ये फंक्शन आपका टाइम है तो इंटू में dt। तो ये भी भाई आपका एक तरीका है जिससे आप इसकी वैल्यू को निकाल सकते हो। तो b की वैल्यू हमारे वाले केस में कितनी है, 1 है, और a की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पे, यानी कि दोनों क्या है, टाइम दे रखे हैं भाई आपको, टाइम की लिमिट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 124 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है भाई ये हमारा बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहा है, ठीक है। और इस पे आई थिंक बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस के लिए डाउट भी लगाए हैं। अब इन्होंने क्या दे रखा है, अप्लाइड इनपुट एसी पावर दे रखी है भाई आपको, वो आपको दे रखी है ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज 100 वोल्ट, और जो डीसी हमारी आ रही है पावर आउटपुट वो आपकी आ रही है यहाँ पे दैट इज 40 वोल्ट। तो आपको यहाँ पे पावर एफिशिएंसी बताना है भाई, ठीक है। तो जब हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ते हैं, यानी कि ऐसा डिवाइस जो हाफ मतलब उसकी एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, फुल वेव रेक्टिफायर हमारा क्या है, कंप्लीट एसी को डीसी में चेंज करता है। तो यहाँ पे इसके दो फॉर्मूले रहते हैं भाई हमारे, एक तो हमारा रहता है रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी का, रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी हमारी क्या होती है, तो रेक्टिफिकेशन जो हमारी एफिशिएंसी होती है, रेक्टिफिकेशन, उसको हम लोग लिखेंगे जो भी हमारी आउटपुट पावर आई है डीसी की, उसको मैं डिवाइड कर रहा हूं जो भी आपकी इनपुट पावर है, ठीक है। तो इस केस में ये आ जाएगा आपका 40/100, यानी कि 0.40, या फिर कितना आएगा भाई आपका यहाँ पे 40% आएगी रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी। और एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं भाई पावर एफिशिएंसी का, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पावर एफिशिएंसी का जो मेरे पास फॉर्मूला रहता है भाई, ठीक है, वो क्या रहेगा आपका, जो आपकी पावर है भाई आउटपुट आई है, डिवाइड बाई हमारी क्या रहेगी भाई, इफेक्टिव इफेक्टिव पावर ऑफ एसी रहेगी। और जो हमारी इफेक्टिव रहती है भाई, ठीक है, वो हमारी क्या है, इस केस में हमारी हाफ साइकिल की रहती है, ठीक है। यानी कि जो आपने इनपुट दी है, यानी कि पी डी सी डिवाइड बाई जो आपने इनपुट दी है ना पावर एसी, उसका बाई टाइम 2 रहेगी यहाँ पे, इस केस में हाफ वेव रेक्टिफायर में, ठीक है। तो बस ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये आपकी 40 है, डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 2, तो 2 चला जाएगा आपका ऊपर, यानी कि 80 डिवाइड बाई 100, तो 0.80, या फिर भाई 80% इसकी एफिशिएंसी रहेगी। तो क्वेश्चन में इन्होंने पावर एफिशिएंसी बोल रखा है, तो पावर एफिशिएंसी जो हमारी रहेगी हाफ वेव रेक्टिफायर की, वो 80% रहेगी, ठीक है। ये इसका क्या है, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या बनेगा, ए पर्सन with a
नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, रीड ए बुक ऑफ स्मॉल फॉन्ट यूजिंग ए मैग्नीफाइंग ग्लास। तो मैग्नीफाइंग ग्लास हमारा कौन सा होता है भाई, कन्वेक्स लेंस होता है, और कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी दे रखी है इन्होंने, 5 सेंटीमीटर, और वो प्लस में ही आएगी। द नियरेस्ट एंड फारदेस्ट डिस्टेंस एट विच ही कैन रीड ए बुक व्हेन व्यूइंग थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लास। तो भाई अब आपने क्या है, मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया हुआ है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर, मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर आपको क्या है, नियर पॉइंट और फार पॉइंट की वैल्यू को आपको यहाँ पे क्या है, कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे नियर पॉइंट के लिए, ठीक है। तो नियर पॉइंट हमारा क्या रहेगा, यानी कि आपकी जो फाइनल इमेज है यहाँ पे, ठीक है, वो फाइनल इमेज आपकी क्या है भाई, 25 सेंटीमीटर पे बननी चाहिए। तो साइन कन्वेंशन में साथ में लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो आपका मैग्नीफाइंग ग्लास है जिसकी फोकल लेंथ कितनी देर की भाई, आपको यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। तो मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर आप देखो, और अगर आपकी फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन पे, तो भाई आपको यहाँ से क्या है, उसकी यू की वैल्यू पता लग जाएगी कितनी होगी, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या है भाई, लेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। तो यहाँ से 1/u की वैल्यू निकालेंगे, 1/v माइनस का 1/f। तो आपके पास ये है माइनस का 1/25 माइनस का फोकल लेंथ प्लस में, तो ये आ जाएगा, तो इसका एलसीएम ले लीजिए 25, तो माइनस का 1 और ये आ जाएगा आपके पास 5। तो अगर आपकी यहाँ पे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन पे वैल्यू बन रही है, तो उस केस में आपके लिए u की वैल्यू कितनी आएगी भाई, माइनस का 6/25। तो u इज इक्वल टू कितना बनेगा भाई इसके लिए, 25.6, यानी कि लगभग 4 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ जाएगी भाई इसके लिए नियर पॉइंट, क्योंकि नॉर्मल आई के लिए हमारी 25 पे बनती है, इसलिए जो इसकी फाइनल इमेज है मैंने, ठीक है, वो मैंने कितनी ली है भाई, d इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर डिफाइन की है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। और हम लोग अब निकालेंगे सेकंड वाला पार्ट, फॉर फार पॉइंट। तो फार पॉइंट के लिए आपकी इमेज कहाँ बननी चाहिए भाई, अब की बार v की वैल्यू का कितनी लेके चलेंगे, यहाँ पे इनफाइनाइट लेके चलेंगे। आपके पास f की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो इस केस में u की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, यानी कि कितने पॉइंट पे हमारी जो फाइनल इमेज है मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू वो इन्फिनिटी पे बनेगी। तो 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/f। तो 1/infinity और 1/5, यानी कि यहाँ पे u की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, माइनस का 5 सेंटीमीटर। तो यानी कि अगर आपने अपने ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देखते हुए अगर आपने 5 सेंटीमीटर पे रखा है, तो उस केस में आप बिल्कुल नॉर्मली, यानी कि जब आपकी इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, फार पॉइंट की कंडीशन आपके पास आ जाएगी, और इस केस में बनेगी भाई आपके माइनस का 25/6। तो मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू जब आप देखोगे, तो उसके लिए आपका नियर पॉइंट बनेगा माइनस का 25/6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर रहेगा भाई इसका, ठीक है। केस की एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल गोज थ्रू हिस्टेरिस लूप, इट्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैन नॉट बी, क्या नहीं हो सकती, उसकी फिक्स वैल्यू नहीं हो सकती है। तो जब हम लोग मैग्नेटिज्म चैप्टर पढ़ते हैं भाई, तो वहां पे हम लोगों ने केस डिस्कस किया हुआ, जब हम लोग किसी करंट कैरिंग सोलिनॉइड के अंदर करंट पास करते हैं, तो उसके अंदर क्या भाई हमारी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। अगर मैं इसके अंदर किसी सॉफ्ट आयरन को प्लेस कर देता हूँ इसके इनसाइड, तो ये हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसको मैग्नेटाइज कर देगी। तो वहां पे हम 5 से 6 डेफिनेशन डिफाइन करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होती है। तो वहां पे हम लोग एक फॉर्मूला डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का, जिसको हम जाई एम से रिप्रेजेंट करते हैं, कि कोई भी सब्सटेंस कितना उतावला है अपने आप को मैग्नेटाइज करवाने के लिए। तो इसमें जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो बनता है भाई, दैट इज m/h भी लिखते हैं, और किसी बुक में I/h भी लिखा हुआ है। तो बेसिकली जो m हमारा होता है भाई, ये हमारा होता है दैट इज मैग्नेटाइजेशन, कितना इंड्यूस हुआ है उसके अंदर, यानी कि जब आपने सोलेनोइड के अंदर सॉफ्ट आयरन को प्लेस हुआ, तो वो कितना मैग्नेटाइज हमारा वहां हमारा हुआ है, ठीक है, मैग्नेटाइज हमारा कितना इंड्यूस हुआ है,
ठीक है। और x जो बेसिकली हमारी होती है भाई, वो रहती है हमारी, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि सोलेनोइड की आप मैग्नेटिक फील्ड को करंट की वैल्यू घटा बढ़ा के आप चेंज कर सकते हो। तो जब हम लोग इसका ग्राफ वहां पे प्लॉट करते हैं, ठीक है, आई या एम या एच का भाई, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का, तो हमारा जो ये ग्राफ ऐसे बनता है भाई हिस्टेरिस लूप का, ये ऐसे बनेगा भाई, ठीक है। तो अगर ये हमारा जीरो से स्टार्ट होगा, फिर वो ए पॉइंट पे हमारी वैल्यू हो जाएगी, फिर ये बी वैल्यू बनेगी, ये सी है, ये आपका डी है, ये ई है, और ये एफ, कुछ ऐसा हमारा पॉइंट बनेगा भाई। तो अगर यहाँ पे हमारी जो एक तो फॉर्मूला हमारा जो हमारा यहाँ पे एनर्जी लॉस हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम जो आएगा यहाँ पे, वो आपका बराबर आता है भाई यहाँ पे, दैट इज एरिया ऑफ बी एच करो, ठीक है, बी बी लिखते हैं भाई, या फिर भाई एम एच करो भी लिखते हैं, जो हमारी हिस्टेरिस लूप का एरिया है। अब यहाँ पे देखो क्या है, मैं जैसे जैसे एच को बढ़ा रहा हूँ फर्स्ट पॉइंट के लिए, तो वैसे वैसे हमारा जो मैग्नेटाइजेशन है सॉफ्ट आयरन के अंदर वो हमारा बढ़ रहा है। तो ए पॉइंट के लिए 0 to A की बात करेंगे, तो ये हमारा क्या है यहाँ पे बढ़ रहा है। तो उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, फिर हम ए से बी मूव करेंगे। तो फिर ए से बी जब हम लोग मूव आउट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी एम और एच की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जो जाई की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव रहेगी भाई, ठीक है। फिर हम जब हम लोग ए से बी मूव करते हैं, यानी कि जब आपका पॉइंट बी पॉइंट है भाई, तो बी पॉइंट पे जब आप लोग जाओगे, तो बी पॉइंट यानी कि जो हम लोगों ने इंटेंसिटी लगानी बाहर से बंद कर दी, यानी कि करंट हम लोगों ने सोलेनोइड में बंद कर दिया है। तो जब आपका करंट जीरो है, करंट जीरो का मतलब अगर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड जीरो है, बट फिर भी वो हमारा जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, वो प्रॉपर्टी हमारी ओ बी, यानी कि ये एम की वैल्यू है भाई यहाँ पे, यानी कि जब एच जीरो है बट फिर भी कुछ ना कुछ क्या है उसके अंदर मैग्नेट, यानी कि एम की वैल्यू है भाई, ठीक है, यानी कि मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई यहाँ पे, रिटेंटिविटी बोलते हैं, रिटेंटिविटी। यानी कि जब हम लोगों ने बाहर से करंट लगाना बंद कर रखा है, या एच की वैल्यू जीरो, बट फिर भी उसमें अगर मैग्नेट की प्रॉपर्टी जितनी है उसने रिटेन कर रखी है, रिटेंटिविटी होती है। तो यहाँ पे जब अगर आप जाई की वैल्यू निकालोगे ना, तो ओ बी की वैल्यू तो कुछ ना कुछ है, एम की वैल्यू, बट एच की वैल्यू जीरो है। इस केस में आपकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वो इन्फिनाइट केस में है। फिर आप लोग बात करिए, किस केस की बात करोगे भाई, 8B की बात हम लोगों ने की है। अब आप बात करिए 8C पे। तो C केस में जब आप लोग बात करोगे, तो एट पॉइंट C आपके पास B की वैल्यू, यानी कि सॉरी H की वैल्यू या I की वैल्यू, ये जीरो है भाई यहाँ पे, ठीक है, ये लिख लो, चलो B रहने दो। H और I की वैल्यू आपके पास जीरो है, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ OC यानी कि H की वैल्यू क्या है, यहाँ पे जीरो नहीं है। तो ऐसा केस भाई, वो नेगेटिव वैल्यू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड की जिससे हमारा वो मैग्नेट की प्रॉपर्टी छोड़ देता है, उसको हम लोग डिफाइन करते हैं कोरेसिविटी, जो हम लोग थ्योरी में डिस्कस किया हुआ है भाई। तो यहाँ पे अगर आप जाई की वैल्यू निकालोगे ना, तो यहाँ पे आपके पास एच की वैल्यू जीरो है, और कुछ ना कुछ आपके पास, सॉरी एच नहीं, सॉरी ये एम आएगा भाई यहाँ पे, जो मैं एम और आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इस केस में आपकी जो जाई की वैल्यू है वो जीरो आ रही है। और अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट की बात करोगे, बी से सी तक, बी से सी तक आपका क्या है, अगर आप यहाँ पे बात करते हो भाई बी से सी वाले रीजन में, तो बी वर्सेस सी रीजन में एस तो आपका पॉजिटिव रहेगा, बट एम और जो आपका आई है जो मैंने वाई एक्सिस पे ले रखा है, वो नेगेटिव रहेगा। तो इस रीजन में आपकी जो जाई की वैल्यू है वो नेगेटिव रह रही है भाई, बट फिक्स वैल्यू हमारी कहीं पे भी नहीं आ रही है, ठीक है। उसके बाद हमारी क्या है, वो रिवर्स डायरेक्शन में डी तक जाएगी, फिर वो ई और एफ पे हमारा वही रिटेंटिविटी और कोरेसिविटी वाला कंसेप्ट आएगा, और फिर वो ए तक जाएगी। तो पूरी की पूरी हिस्टेरिस करो में हमारी कहीं पे भी जाई की वैल्यू एक फिक्स वैल्यू नहीं आती, जीरो भी हो रही है, इनफाइनाइट भी हो रही है, नेगेटिव भी हो रही है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, 127 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे कंसेप्ट है भाई, ठीक है। इसको मैं एम और आई दोनों लिख देता हूँ साथ में। चलिए भाई,
अगला क्वेश्चन देखिए, A charged particle move in a gravity free space without change in velocity। तो इस सिचुएशन में जब हमारा चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या है, वो चेंज नहीं हो रही है, तो विच ऑफ द ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल। तो आपको इसमें से वो क्वेश्चन बताना है कि भाई पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, तो ऐसा कौन कौन सा रीजन है। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए भाई, अगर ऐसा कोई रीजन हो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो और मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो, तो मैंने आपको पहले भी चीज बताई है, अगर किसी रीजन में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकती है बट घुमा नहीं सकती। ये चीज ध्यान में रखनी है। और दूसरी चीज क्या है भाई, अगर किसी रीजन में अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर सकती है बट घुमा सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला क्या होगा, F इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल प्लस है तो F और E सेम डायरेक्शन में लगेंगे, और चार्ज पार्टिकल अगर नेगेटिव है तो अपोजिट में लगेंगे, जो हम लोग करंट के केस में पढ़ते हैं। और इस केस में हमारी जो फोर्स लगेगी भाई, इसको मैं F E से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये आपकी रहेगी यहाँ पे, देयर इज क्यू वी क्रॉस बी। तो यानी कि यहाँ पे जो फोर्स है हमारी, वो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहती है, या फिर पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या है केस डिस्कस करेंगे। पहला देखिए, अगर E जीरो हो और B जीरो हो, तो दोनों फॉर्मूले के हिसाब से क्या है भाई, अगर E जीरो हुई तो आपकी FE की वैल्यू भी जीरो आ जाएगी यहाँ पे, और FB की वैल्यू, तो यानी कि वेलोसिटी उसकी यहाँ पे चेंज नहीं हो सकती। तो ये आपका ऑप्शन ठीक है, यानी कि ये वो रीजन है जहाँ पे हमारा पार्टिकल विदाउट चेंज इन वेलोसिटी मूव कर सकता है। अगला चलो भाई बी, दूसरा देखो भाई आपका क्या है यहाँ पे, अगर E जीरो हो और क्या है भाई आपका B इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो अगर E जीरो है तो FE तो जीरो आ गया। अगर B जीरो नहीं भी हुआ तो ये वाली कंडीशन होगी ना कि जो फोर्स होगी वो पार्टिकल की वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। तो हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा है क्वेश्चन, जिससे हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स जो काम करेगी चार्ज पार्टिकल पे वो ऑप्शन जीरो, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये भी आपका क्या है यहाँ पे जीरो रहेगा। यानी कि अगर किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो वो उसको एक्सेलरेट क्या है नहीं कर सकती। ये चीज मैंने लिखी हुई भी है और यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है क्यों नहीं होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, तो वो कोई काम नहीं करेगी। अगर वर्क डन जीरो है तो चेंज इन वेलोसिटी भी हमारी क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम से जीरो होगी। तो दूसरे वाला ऑप्शन भी अगर रहता है तो वहां पे भी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। और फिर हम लोग बात करेंगे भाई ऑप्शन नंबर 4 की। तो ऑप्शन नंबर 4 में मान लो अगर आपका E इज नॉट इक्वल टू जीरो हो और B इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये हम लोगों ने केस पढ़ा है भाई वेलोसिटी सिलेक्टर के केस में। तो वेलोसिटी सिलेक्टर में हम लोग अगर E और B को अगर इक्वल ले लेते हैं, यानी कि ऐसा कहीं रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, यानी कि FE और FB अगर आपका बराबर रहेगा, उस केस में भी हमारा चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो ये भी हमारा रीजन पॉसिबल है भाई। ठीक है, QE इज इक्वल टू QVB रहेगा, तो यहाँ से हम V इज इक्वल टू E बाई बी की वैल्यू निकालते हैं भाई वेलोसिटी सिलेक्टर साइक्लोट्रॉन के अंदर। तो वहां पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हम लोग अगर इक्वल इन मैग्नीट्यूड में लें, तो इस सिचुएशन में भी पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो ये तीनों ही ऑप्शन ऐसे हैं भाई। अब हम लोग बात करेंगे जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो और मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया तो F तो जीरो हो ही गया भाई, बट हम लोग अभी पढ़ के आए हैं F इज इक्वल टू QE। तो जहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकती है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे प्रेजेंट है तो अगर एक्सेलरेट करेगी, इट मींस उसकी वेलोसिटी क्या होगी भाई, चेंज होगी। तो सिर्फ ये एक ऐसा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगर ये हुआ तो इस सिचुएशन में पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह सकती, वो बदलेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करती है। ठीक है,
तो इसका जो मेरे पास आंसर रहेगा 128 का, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी भाई, ठीक है। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट है हमारा, इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ with a speed equal to the half the magnitude of velocity of escape velocity from the earth. If the satellite is suddenly stopped in its orbit and allowed to fall freely onto the earth, तो आपको बताना है कि वो किस वेलोसिटी के साथ में अर्थ सरफेस से हिट करेगा। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन है भाई। तो इसको सबसे पहले समझते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये लेट्स से अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ के सेंटर से जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं भाई, अब हमारा कोई सैटेलाइट है किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है। तो लेट्स से अगर ये वाली हाइट में यहाँ पे h लेके चलो कि वो h हाइट ऊपर हमारा किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है, यानी कि सेंटर से और उस ऑर्बिट के बीच की छोटे वाली r ले लेता हूँ, ये r प्लस h के बराबर है, ये इस ऑर्बिट में घूम रहा है। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है कि एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ विद ए स्पीड। तो जब ये ऑर्बिटल स्पीड, यानी कि यहाँ पे ऑर्बिटल स्पीड दे रखी है भाई, v नोट किसके बराबर है, हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ। तो हाफ दे रखी है वेलोसिटी ऑफ एस्केप स्पीड, ये आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है। दूसरी क्या दे रखी है, इफ द सैटेलाइट सडनली स्टॉप्ड, अगर ये अपने ऑर्बिट में स्टॉप कर देगा घूमना, तो वो कितनी फ्रीली फॉल करेगा, फिर वो कितनी स्पीड से अर्थ के सरफेस पे, यानी कि आपके यहाँ पे जब वो धरती से टकराएगा, तो आपको भाई यहाँ पे उसकी फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। कैसे, पहले तो यहाँ से आप h की वैल्यू निकालो भाई, वो कितनी हाइट पे घूम रहा है। तो ऑर्बिटल स्पीड के हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े हैं भाई, एक तो होता है हमारा वहां पे दैट इज रूट GR भी होता है, एक हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है GM अपॉन R, और G इज इक्वल टू GM अपॉन R स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला भी पढ़ा है। तो GM की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ी हुई है GR स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला मैं एक और पुट कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैं ये यूज करना है भाई। तो GR स्क्वायर अपॉन R, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है भाई, ठीक है। तो ये हमारी है, और एस्केप वेलोसिटी VE का फॉर्मूला अर्थ के सरफेस के लिए, इसकी वैल्यू होती है वैसे तो 2GR, जो आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड फॉर दी सरफेस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे हम फॉर्मूले से ही सोल्व करेंगे भाई, वैल्यू नहीं पुट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या दे रखा है भाई आपको, अभी थर्ड वाला यूज करूंगा भाई मैं, क्योंकि इससे में छोटे वाले r की वैल्यू निकल जाएगी। तो v नोट इसको लिख देता हूं यहाँ पे GR स्क्वायर अपॉन R, ये आपका किसके बराबर है, 2GR का रूट, ये तो आपकी होगी v नोट डिवाइड बाई, ये इसके बराबर है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट v नोट इज इक्वल टू VE अपॉन 2। तो मैंने v नोट की और VE की वैल्यू पुट कर दी है। तो दोनों तरफ आप सबसे पहले क्या करिए, स्क्वायर करिए। तो करेंगे तो यह आ जाएगा आपके पास GR स्क्वायर डिवाइड बाई R इज इक्वल टू 2GR, इसका रूट हट गया और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो G से G कैंसिल आउट कर दीजिए, एक पावर से एक पावर कैंसिल आउट कर दीजिए, और 2 से 2 कैंसिल आउट कर दीजिए। तो जब हम लोग R पावर मल्टीप्लाई करेंगे, तो छोटे वाले R की वैल्यू हो जाएगी भैया से R 2R, और हमारा ये किसके बराबर था, R इज इक्वल टू R प्लस H इज इक्वल टू 2R। तो यानी कि जो सैटेलाइट है हमारा वो R के बराबर, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ के ऊपर ही घूम रहा है, यानी कि अब आपको छोटे वाले R की वैल्यू 2R पुट करनी है भैया। ये पहला हमारा कंसेप्ट है। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे इसकी हाइट निकाल ली है सेंटर ऑफ अर्थ से। अब हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे। अब ये क्या है, अपने ऑर्बिट में क्या है, वो घूम रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन की बात करेंगे भाई, जब हमारा सैटेलाइट, अभी हमारी अर्थ हो गई है, सेंटर से ये वाली जो R की वैल्यू है वो 2R लिख रहा हूं, और जब हमारा ये सैटेलाइट इस ऑर्बिट में घूमता है, तो जब ये घूम रहा है भाई, इस सिचुएशन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है GM अपॉन R। तो बड़े वाला M है मास ऑफ अर्थ, और छोटे वाला M है मास ऑफ सैटेलाइट।
तो इस सिचुएशन में हमारे छोटे वाले आर की वैल्यू है 2r। तो जब हमारा ये ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है तो उस सिचुएशन में उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, Gmm/2r। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और अब हमारा क्या है सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या बात करेंगे, जब हमारा ये स्टॉप कर जाएगा और स्टॉप करने के बाद ये ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि अगर ये अर्थ के सरफेस पे गिरता है तो इस सिचुएशन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी भाई, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ, Gmm/, अब छोटे वाले r की वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाएगी। बस ये समझना है भाई, यहाँ पे तो r है आपका 2r के बराबर क्योंकि ये ऑर्बिट में घूम रहा है। ठीक है, और जब ये ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ आ जाएगा, अर्थ के सरफेस पे, तो इस सिचुएशन में छोटे वाला r आपका r के बराबर हो गया है। तो यानी कि जब ये ऊपर था तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी, और जब ये सेकंड केस में आया तो इसकी ये होगी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपका वो किसके बराबर हो जाएगा भाई, काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। ये वाले फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ भाई यहाँ पे। हालांकि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का भी यूज कर सकते हैं, ऑर्बिट में निकाल लो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी टोटल निकाल लो, और सरफेस पे निकालो और दोनों को इक्वेट कर दो, उससे भी कर सकते हैं, बट ये मुझे थोड़ा सा इजी लगा इसलिए मैंने इससे निकाल दिया। तो जो आपका ऑर्बिट में पोटेंशियल एनर्जी थी और सरफेस पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारा उस सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी वो चीज। बस सिंपली ये हमारा कंसेप्ट है। तो ये निकाल लो भाई, ऑर्बिट में कितना था Gmm/2r, माइनस कर दो सरफेस पे Gmm/r। ठीक है, यानी कि ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस टू फाइनल ये होती है भाई हमारी। ठीक है, फिर माइनस का अगर सिंबल आप बाहर निकालोगे तो फिर वो उसी तरीके से बनेगी चीज। तो ये आपका बनेगा भाई, तो जब आप इसको यहाँ से निकालोगे तो ये आपके पास माइनस करने के बाद बचेगा Gmm प्लस में 2r बच जाएगा ये। ठीक है, ये आपकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गई। इसको आप इक्वेट कर दो किससे, काइनेटिक एनर्जी से। तो 1/2 mv स्केल के बराबर इसको इक्वेट कर दो। तो 2 से 2 कट गया, m से हमारा m कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या बचा भाई, ये आपके पास बच गया यहाँ पे v स्केल इज इक्वल टू Gm/r। ठीक है, ये आपके पास क्या बचा है, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी आ गई है। अब देखो भाई, छोटे वाला g हमारा बराबर होता है दैट इज Gm/r स्केल से, तो यहाँ से Gm/r की वैल्यू आ जाएगी gr के बराबर। ठीक है, तो इस gr की वैल्यू पे यानी कि इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं gr, तो यानी कि वेलोसिटी ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ कितनी होगी, √gr। इसकी वैल्यू को अब आपको क्या यहाँ पे सोल्व करना है। तो g की वैल्यू पुट कर दीजिए और r की वैल्यू पुट आउट करोगे, तो यहाँ पे आपको लेनी है 10 वैल्यू, और ये आपको लेनी है 6400 किलोमीटर, ये बनेगी भैया आपकी। ठीक है, तो जब आप इसको यहाँ पे सोल्व आउट करते हो तो सोल्व आउट करने के बाद जो आपका यहाँ पे आंसर बनेगा वो बनेगा 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यानी कि जब वो हमारा क्या फ्रीली फॉल करेगा ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ, तो जैसे वो अर्थ को हिट करेगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी भाई, 8 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो हिट करेगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करके हम लोगों ने इसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया है। ठीक है भाई, और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये हमारा बेसिकली न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। इसकी भी कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी रहेगी। क्या दे रखा है, द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी fall from 40 degree Celsius to 36 degree Celsius in 5 minutes when placed in a surrounding of the constant temperature 16 डिग्री दे रखा है भाई। तो ये फर्स्ट कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या दे दी, द टाइम टेकन फॉर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी टू बिकम 32 डिग्री सेल्सियस विल बी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे भाई न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग की। तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या स्टेटमेंट देता है कि मान लो अगर हमारे पास कोई सिस्टम है और हमारे पास कोई सराउंडिंग है, ठीक है, तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अगर टेम्परेचर का डिफरेंस है तो हमारी क्या है भाई, वहाँ पे हमारी हीट एक्सचेंज होती है, यानी कि हमारा टेम्परेचर आराम से फॉल कर जाएगा।
तो वो हम लोग क्या पढ़ते हैं, द रेट ऑफ टेम्परेचर dt अपॉन dt। तो बड़े वाला टी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेचर को, और जो ये स्मॉल वाला टी है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भाई टी माइनस का टी एस। तो टी हमारा सिस्टम का टेम्परेचर है और टी एस आपका यहाँ पे सराउंडिंग का टेम्परेचर है। तो जब हम लोग यहाँ पे क्या है भाई, इस प्रोपोर्शनलिटी के कॉन्सेप्ट को उठाते हैं तो कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ पे के। तो जब आप इस इक्वेशन को सोल्व आउट करते हो भाई, तो ये जो इक्वेशन आती है हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में सोल्व करने के बाद, ये मेरा जो रहता है भाई वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ताकि मैं इसी का ही यूज करूंगा। तो ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि कहाँ से हम लोगों ने निकाली है। तो टी एस इज इक्वल टू क्या रहता है भाई आपका, दैट इज टी एस प्लस टी नोट माइनस का टी एस ई की पावर माइनस का के टी, ये रहेगा भाई आपका यहाँ पे। तो बेसिकली जो ये टी टी है भाई, ये आपका है टेम्परेचर किसी भी टाइम टी पे भाई, ठीक है। जो टी एस है आपका यहाँ पे, ये टी एस है भाई आपका सराउंडिंग टेम्परेचर, ठीक है। क्योंकि मैं ये इक्वेशन यूज करूंगा भाई, इसलिए मैं सारी चीजें जो जो है हमारे फॉर्मूले में वो लिख रहा हूँ। सराउंडिंग का टेम्परेचर जो हमारे कांस्टेंट, जो हमारे क्वेश्चन में कांस्टेंट दे रखा है 16 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जो आपका टी नोट है भाई, ये उस प्रोसेस का इनिशियल टेम्परेचर होगा। क्या रहेगा आपका यहाँ पे, इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। टी हो गया, टी एस हो गया, टी नोट, हाँ। के हमारा यहाँ पे क्या है भाई, के आपका यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और टी आपका जो है छोटे वाला भाई आपका यह टाइम गैप दे रखा है। तो ये हमारा क्या है, स्टेटमेंट है। तो अब हम लोग क्या है यहाँ पे, सबसे पहले फर्स्ट अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट फर्स्ट कंडीशन बात करेंगे यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में हमारा जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री से कहाँ पे आ रहा है, 36 डिग्री पे आ रहा है। तो ये आपका है टी नोट इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। ये है भाई आपका कुछ टाइम के बाद टी टी, और जो आपका टी एस दे रखा है भाई वो आपको दे रखा है 16 डिग्री सेल्सियस। और टाइम कितना दे रखा है भाई इस सिचुएशन में आपको, वो आपको दे रखा है 5 मिनट। तो सारी चीजें हैं। तो यानी कि भाई इस इक्वेशन का यूज करके आपको क्या है, सबसे पहले के की वैल्यू निकालनी है, फिर सेकंड वाले केस में हमें यूज करना है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है हमारी, फिर सेकंड स्टेटमेंट में आपका जो टेम्परेचर है वो 36 डिग्री से कहाँ पे आ रहा है, 32 डिग्री सेल्सियस। इसमें ये आपका टी नोट है, ये आपका टी टी हो जाएगा, टी एस आपका 16 डिग्री ही रहेगा। और फिर भाई आपको वहाँ पे टाइम की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट का यूज करके उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे के की। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के हिसाब से फॉर्मूला पुट करिए भाई। तो हमारा क्या बनेगा, टी टी इज इक्वल टू टी एस प्लस टी नोट माइनस का टी एस ई की पावर माइनस का के इंटू में टी। तो ये आपको यहाँ पे दे रखा है 36, और ये आपको दे रखा है 16, प्लस ये आपको दे रखा है 40 माइनस का 16 ई की पावर माइनस का 5 इंटू में के, ठीक है। ये मैंने वैल्यू पुट कर दी भाई, थोड़ा सा लेंथी है, मैं सोल्व करवा दूंगा। तो 16 ही साइड आएगा तो ये बचेगा 20 माइनस का, ये बचेगा आपका 24 ई की पावर माइनस का 5 के। तो ई की पावर माइनस का 5 के, ये आपके पास कितना आ गया भाई, 20/24, यानी कि आपका आ गया भाई 5/6, ठीक है। तो यहाँ से अगर एक्सपोनेंशियल की वैल्यू आएगी तो माइनस का 5 के, ये आपका आ गया भाई log 5/6, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, ठीक है। माइनस को उठाएंगे तो ये बन जाएगा आपका 5k इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 6/5। तो यहाँ से भाई k की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 1/5 नेचुरल लॉग 6/5। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। k की वैल्यू को हम लोग अगली इक्वेशन में पुट करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे भाई हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है। तो यानी कि जब आपका टेम्परेचर 32 डिग्री पे पहुंचेगा, 36 से 32 पे आएगा तो कितना टाइम लेगा। तो ये क्या बनेगा भाई आपका 32 इज इक्वल टू 16 प्लस 36 माइनस का 16 e की पावर माइनस का k इंटू में t, ठीक है भाई। ये आपका है टी टी, ये आपका बनेगा यहाँ पे टी एस
प्लस टी नोट माइनस का टी एस ए की पावर माइनस का के टी। ठीक है, तो 32 हमारा फाइनल टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है, तो इसको सोल्व आउट करेंगे तो ये बनेगा आपका 16 इज इक्वल टू 20 ए की पावर माइनस का के टी। तो यहाँ से आ गया ए की पावर माइनस का के टी इज इक्वल टू 16/20, तो यानी कि आपका बनेगा 4/5। ठीक है, तो पावर को प्लस करोगे तो ये बनेगा ए की पावर के टी इज इक्वल टू 5/4। तो यहाँ से वैल्यू आएगी भाई आपकी के टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 5/4। अब आपके पास के की वैल्यू है, यहाँ से टी निकाल लीजिए बस सिंपली। तो टी की वैल्यू क्या निकलेगी भाई आपका नेचुरल लॉग 5/4 डिवाइड बाई के की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो नेचुरल लॉग हमारा क्या बचा है भाई 5/4, और हमारे पास जो के की वैल्यू आई हुई है, के की वैल्यू है भाई 1/5। तो 1/5 है ये, नेचुरल लॉग बचेगा आपके पास दैट इज 6/5। 6/5 ये भाई आपके यहाँ पे होगी, तो 5 आ जाएगा आगे। अब ये बनेगा भाई आपका नेचुरल लॉग ए बाई बी का फॉर्मूला। तो ये आपका होता है नेचुरल लॉग ए माइनस बी, इसको सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू पुट करनी है भाई। ठीक है, तो ये नेचुरल लॉग हो गया, तो 5/4 माइनस का 6/5 ये बनेगा भाई। तो इसका एलसीएम ले लेना, अंदर कितना आ जाएगा 25, तो 25 माइनस का नहीं सॉरी 20 आएगा नीचे ये, तो ये बनेगा भाई आपका 24, यानी कि 1/20 के समथिंग वैल्यू आएगी भाई। तो इसकी जो कैलकुलेशन है भाई यहाँ तक रहेगी हमारी 5 नेचुरल लॉग 1/20। इसको सोल्व आउट करना है भाई। तो जिसको आ रहा है कैलकुलेशन करने के बाद ये आंसर लगभग बन रहा है भाई आपका 6.12 मिनट के बराबर। तो यानी कि जो आपका यहाँ पे आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 6 सॉरी क्वेश्चन नंबर 130 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो मैंने बिल्कुल डिटेल में क्वेश्चन आपको करवाए हैं भाई, होप सो आपको चीज समझ में आई होगी। बाकी के क्वेश्चनों के लिए हम लोग अगली वीडियो पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच टू एवरीवन।